यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि आइज का यहाँ पर हम लोग बीपीएससी का टेस्ट सीरीज देख रहे थे, ठीक है। बीपीएससी का हम लोग यहाँ पर 23 नंबर पेपर देख रहे थे, 26-23 इसका कोड है, ठीक है। 23वां नंबर यहाँ पर पेपर है और इसका पार्ट वन हम लोगों ने किया यहाँ पर करीब यहाँ पर 76 क्वेश्चन कवर कर लिए है ना। अब करेंगे क्वेश्चन 77 से 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे और आज ये आपका 23 नंबर पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगला पेपर उठाएंगे कोई, वो भी देखेंगे। तो इस टाइप से भी जो बीपीएससी का एग्जाम भी होने वाला है अक्टूबर में, तो इस हिसाब से हम लोग सभी पेपर जितने भी हैं सब कुछ पूरे पेपर कवर कर लेंगे। साथ साथ एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जैसे कि मान लो कि मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक दे रखा है कि टॉपिक, जैसे कि मैंने कोई उठा लेता हूँ यहाँ से जैसे कि टॉपिक है आपका परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी, ये जैसे टॉपिक है, ठीक है। तो परमहंस मंडली की स्थापना तो आपने देख ली कब हुई थी। तो मान लो क्वेश्चन अगर परमहंस मंडली से और क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे इसमें। तो इस वजह से जो भी टॉपिक यहाँ पर है परमहंस मंडली, ये क्या है, क्यों स्थापना हुई थी, क्या, तो इसको जाकर डीप में आपको चीज़ें पढ़ना है। यहाँ से आपको टॉपिक निकालना है। टॉपिक क्या हुआ, परमहंस मंडली, ठीक है। 1893 में संसद आयोजित की गई थी, ये टॉपिक हो गया पूरा। क्यों आयोजित की गई थी, क्या इसका रोल था, है ना। ऐसे करके डीप में आप जाके पूरा एक थोड़ा सा लिखो और इनका अच्छे से रीड करो डीप में जाके टॉपिक को, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 77 से। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले शंकुधारी वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा, ये पाए जाते हैं मुख्यतः कहाँ पर। करेक्ट आंसर उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया के उपध्रुवीय क्षेत्र में। करेक्ट आंसर 77 का सी आंसर एकदम क्या होगा करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। और शंकुधारी वनों में चीड़ और जो स्प्रूस थे वो देवदार, ठीक है, लार्च जैसे सदाबहार मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये वन लंबी सदियों तक मध्यम से उच्च ठंडा वाले वर्ष वाले जो क्षेत्र है उसमें होते हैं, राइट। आगे आते क्वेश्चन 78 नंबर। ब्लैक होल के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, यह अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता है। 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, ठीक है। और एक बार यहाँ पर जो ब्लैक होल है इसमें तब बनता है जब एक विशाल तारा आपस में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाता है, जिससे एक विलक्षणता बनती है जो सीमा से घिरी होती है। इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वह सीमा है जिसे अपावासी है ना, या अप्रवासी या अपवापसी कर सकते हो, ये बिंदु कहा जाता है, जिसके आगे तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश भी नहीं जा सकता है। ब्लैक होल को इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी गुरुत्वाकर्षण के बाहर नहीं निकल सकता है। अभी मैंने आपको बात बताई, दोनों बातें सही हैं। और ब्लैक होल का पता प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगाया जाता है, बल्कि समीपवर्ती पिंड, गुरुत्वीय प्रभाव और अभिव्यक्ति जो चक्र होते हैं उससे निकलने वाले विकिरण के माध्यम से लगा सकते हैं पता। आंसर क्या होगा, 78 का दोनों करेक्ट है सी। 79 79 नंबर है, इसमें बोले निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। आंसर क्या होगा, 79 का आंसर हो जाएगा मकर रेखा नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर सी पेरू, क्योंकि मकर रेखा 10 देशों के ऊपर क्या होती है गुजरती है। इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पेरू को पूरी तरह से मकर रेखा में स्थित है और भूमध्य रेखा में तथा मकर रेखा के मध्य विस्तृत है, ठीक है। और चिली, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, मेडागास्कर से गुजरना। तो जो आंसर हो जाएगा 79 का, ये नहीं गुजरती, पेरू यहाँ से गलत होगा। पूरी तरह से मकर रेखा के उत्तर में स्थित है ये, ठीक है। अब भूमध्य रेखा मकर रेखा के मध्य विस्तृत है ये, तो आंसर जो जाएगा सी करेक्ट है इसका। आगे आते क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर। जब ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर जो दोपहर 12 बजते हैं, तब जब 90 डिग्री पूर्व देशांतर स्थित यहाँ पर थिम्पू भूटान में स्थानीय समय इसका क्या हो जाएगा। इसका स्थानीय समय जो हो जाएगा क्या होगा, इसका स्थानीय समय करेक्ट आंसर यहाँ से सी 6 बजे अपराह्न का, मतलब 6 बजे यहाँ पर क्या होगा, ये शाम में होगा, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी यहाँ पर लंबाई लगभग कितना 6900 किलोमीटर है और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे और वेनेजुएला से लेकर दक्षिण में टिएरा डेल फुएगो तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला 7 देशों से होकर गुजरती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित माउंट एकानकागुआ है। तो ये सब याद रखना है। आंसर बी करेक्ट है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पर इसमें बोला है सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 82 में करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं सही सम्मिलित है ये कौन सा? सी करेक्ट है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और बेल्जियम ये नहीं सम्मिलित है, क्योंकि मैगिनॉट रेखा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फ्रांस और जर्मनी के साथ अपनी सीमा पर बनाई गई थी और एक रक्षा सीमा रेखा थी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। कील नहर निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? आंसर हो जाएगा 83 का। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। सी यहाँ से क्या होगा? 83 का करेक्ट आंसर है। कील नहर उत्तरी जर्मनी में एक प्रमुख कृत्रिम जलमार्ग है जिसकी लंबाई लगभग कितना 98 किलोमीटर है, और ये उत्तरी सागर में ब्रुस बुटेलगोग को बाल्टिक सागर का कोल की हार्बर जो होल्टेन है उससे जोड़ता है। ये विश्व के सबसे व्यस्त और प्रभावी जलमार्गों में से एक है जो जटलैंड प्रायद्वीप के चारों ओर जाने की तुलना में दोनों समुद्रों के बीच एक छोटा, सुरक्षित और सस्ता मार्ग प्रदान करता है। यह नहर 160 मीटर चौड़ी, 11 मीटर गहरी है, जिससे बड़े जहाज गुजर सकते हैं। आंसर 83 सी। 84 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। टॉर्नेडो समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में आते हैं, विशेषकर रूस क्षेत्र में, जहां जिसे टॉर्नेडो एली कहा जाता है। 84 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए क्या करते हैं, जो वायु की गति की संभावित क्षति का आधारित होता है। सेकेंड गलत है, क्योंकि टॉर्नेडो को मापने के लिए फुजिता अथवा उन्नत फुजिता स्केल का प्रयोग करते हैं, जो क्षति और उसके आधार पर वायु को अनुमानित गति के बनाता है। सेकेंड गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। 84 में करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन है और यहाँ पर इसके प्रभावित क्षेत्र हैं, देश हैं? पहला हो जाएगा 85 में ये लिवेचे। लिवेचे क्या होगा? एक शुष्क धूल भरी पवन है जो सहारा मरुस्थल में स्पेन की ओर बहती है। सोरोको, सोरोको उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर के पार करने वाली एक गर्म शुष्क पवन है जो दक्षिणी यूरोप को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे यहाँ पर है जोंडा। जोंडा एक गर्म शुष्क पवन है जो अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलानों में बहती है, और बुरान एक मध्य एशिया के रूस के बीच यहाँ पर अधिकतर शीत ऋतु के दौरान चलती है, काफ़ी ठंडी जो होती है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। 86 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बंदरगाह यहाँ पर जो है इसके वो और यहाँ पर इसके देश कौन कौन से हैं? पहली बात इगारका। इगारका क्या होगा? ये हो जाएगा रूस। मराकाइबो, मराकाइबो क्या होगा? वेनेजुएला। ठीक है, रोटरडैम नीदरलैंड, और सेंटोस क्या होगा? ब्राजील। करेक्ट आंसर यहाँ से 3, 2, 1, 4 इसका सही आंसर सी 86 का करेक्ट होगा। रोटरडैम नीदरलैंड का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, और सेंटोस ब्राजील का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो साओ पाउलो के समीप स्थित है तथा कॉफी और सोयाबीन सहित विभिन्न प्रकार के निर्यात के लिए जाना जाता है। 87 नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया है किसने? आंसर 87 का हो जाएगा ये अर्नेस्ट हेक्कल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, परिस्थिति के शब्द का प्रयोग 1866 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हेक्कल ने किया था। उन्होंने इसे ग्रीक शब्दों आइकोस घरेलू और लोगोस मतलब अध्ययन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति का घर। ठीक है, और पारिस्थितिकी जीव और उनकी पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाएं ने वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करते हैं। ठीक है, हेक्कल की अवधारणा मनुष्य सहित जीवित और जीवों की जो भौतिक परिवेश है उसके बीच संबंध को जोड़ देता है। 88 नंबर आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। शैवाल प्रस्फुटन मुक्ता जल निकाय में पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण होता है। पहला क्या होगा? 88 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 88 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। हाँ, पहली बात करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि
शैवाल प्रस्फुटन तब होता है जब जल निकायों में शैवालों की संख्या तेजी से वृद्धि होती है या संचय होता है, जो प्रायः उच्च पोषक तत्व और विशेषकर नाइट्रेट्स और फास्फेट के कारण होना। पहला सही है। सुपोषण जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा में सुधार करता है, जिससे जलीय जैविक विविधता जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि सुपोषण यूट्रोफिकेशन जल निकाय में पोषक तत्वों के संवर्धन को संबोधित करता है, जिसके परिणामस्वरूप शैवाल की सघन वृद्धि होती है, और जब ये शैवाल मृत हो जाते हैं तो उनके अपघटन से घुली हुई ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव की हानि हो सकती है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 89 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर इसके प्रमुख रूप से संबद्ध प्रजातियां कौन कौन सी हैं? पहली बात है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, 1 हंगुल, हंगुल यहाँ पर ज़्यादातर है, ठीक है। खरस्तिमिदी बारहसिंगा एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है इसका। आगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या होगा? असम। काहे के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किसके लिए प्रसिद्ध? भारतीय गैंडे, जिन्हें एक सिंग वाले गैंडे के रूप में जानते हैं। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी ताहर। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है, 89। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हाल के दशकों में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है? सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है 90 का आंसर हो जाएगा ये महासागरीय सतह का बढ़ना, तापमान महासागरों का घटना, pH मान। 90 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रवाल भित्तियों के प्रतंत्र में सबसे बड़ा वैश्विक खतरा महासागरीय तापमान में वृद्धि और महासागरीय अम्लीकरण का घटना, जो एक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर से संचालित होता है। इसके अतिरिक्त प्रबल तूफान और महासागरीय धाराओं में परिवर्तन भी प्रवाल के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं 90 का हो गया 91 91 बोला है कौन सी यहाँ पर प्रक्रिया है जो खाद्य श्रृंखला के क्रमिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता को बढ़ने की व्याख्या करती है? आंसर 91 का हो जाएगा जैव आवर्धन इसका सही आंसर है, क्योंकि जैव आवर्धन वह प्रक्रिया जिसके दौरान खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। जो यही आमतौर पर पारा, डीडीटी और पीसीबी जैसे स्थायी प्रदूषकों के साथ होता है, जो आसानी से विघटित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए प्लवक में मौजूद विष की थोड़ी मात्रा में चील या सार्क के शीर शिकारियों से 1000 गुना बढ़ा सकती है। इसके विपरीत जैव संचयन से तात्पर्य किसी जीव में समय के साथ साथ विषाक्त पदार्थों के निर्माण से होता है, जिसका समान रूप से जल या भोजन के माध्यम से सीधे अवशोषण होता है। 91D 92 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के बारे में विचार करना है। ये इसके अध्ययन के अंतर्गत जो कौन से मामले निपटान नहीं करता है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये नहीं करता है, बाकी सब करेगा। बाकी और कौन कौन करेगा? 1974 जल प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण निवारक 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, वन संरक्षण 1980 और जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। ये 92C 93 नंबर है ब्लूम सिंड्रोम क्या है? ब्लूम सिंड्रोम क्या है ये बताना है। देखो जो ब्लूम सिंड्रोम है ये जिसे ब्लूम टोरे या मोचेसेक सिंड्रोम या कॉन्जेनिटल टेलेंजिएटिव एरिथेमा भी कहा जाता है। ये एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जो बीएलएम में जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ब्लूम में ये जीन की जो प्रतिकृति के दौरान डीएनए संरचना को बनाए रखने के लिए और डीएनए की क्षति को मरम्मत की भूमिका निभाता है। ब्लूम सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न के अनुवांशिक रूप से प्राप्त हो सकता है। 94 आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखी गई अपार आईडी के बारे में विचार करना है। काफ़ी न्यूज़ में थी अपार आईडी, है ना। पीआईबी में भी आया था ये क्वेश्चन, मतलब टॉपिक जो था। देखो इसका अर्थ क्या होता है? अपार आईडी का अर्थ होता है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, ठीक है। ऑटोमेटेड यहाँ पर जो परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बोल सकते हो, जिसे नीति जो नई शिक्षा नीति है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके तहत शुरू किया गया था। ये प्रत्येक छात्र को आधार से जुड़ेगा और एक विशिष्ट 12 अंकी आजीवन पहचान पत्र प्रदान करेगा। और ये एक शैक्षणिक पासपोर्ट की तरह काम करता है जो डिजी लॉकर में डिग्री, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, क्रेडिट कार्ड जैसे क्रेडिट जो रिकॉर्ड है उसके जैसे संग्रहित करेगा इसको। 94 बी करेक्ट है। 95 है
मेक इन इंडिया लेवल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में निर्मित उत्पादों की प्रामाणिकता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन प्रदान करना। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस पहल का नेतृत्व उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा किया जाता है, जिसमें भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। आंसर क्या होगा? 95 बी। 96 नंबर है आयुर्वेद आहार के संबंध में विचार करें। यह आयुर्वेद समग्र आहार सिद्धांतों के अनुरूप विकसित खाद्य उत्पादों को संदर्भित करता है। 96 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। आयुर्वेद आहार आयुर्वेद आधारित खाद्य उत्पादों को संदर्भित करता है जो संतुलन, मौसमी उपयुक्तता और चिकित्सकीय लाभों को वाले जो प्राकृतिक अवयव होते हैं उस पर जोर देते हैं। सेकेंड, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने आयुर्वेद आहार श्रेणी में अंतर्गत आयुर्वेद खाद्य पदार्थों की सूची जारी की है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। और यह सूची प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रीय आयुर्वेद जो ग्रंथ है उससे ली गई है, जिससे इन खाद्य पदार्थों की प्रामाणिकता और पारंपरिक आधार सुनिश्चित होते हैं। इस पहल का उद्देश्य था कि आयुर्वेदिक आहार उत्पादों के निर्माण के लिए एक समस्त और विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके खाद्य व्यवसाय को संचालन को सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 97 है भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में विचार करना है। इसे नीति आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रगति को ट्रैक करने के लिए बेंचमार्क करने के लिए एक स्थायी उपकरण प्रयोग करके लॉन्च किया गया था। 97 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। ये सूचकांक परिवहन और विद्युतीकरण, चार्जिंग और संरचना की तैयारी तथा विद्युत वाहनों के संबंधित अनुसंधान और नवाचार जैसे विभिन्न विषयगत आयामों को प्रदर्शन को मूल्यांकन करता है। तीसरी बात है, यह राज्यों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी विजन को प्राप्त करने के लिए शक्तियों, कमियों, उसकी पहचान करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक तुलनात्मक ढांचा है। तीनों बातें सही है। 97 का आंसर 1, 2, 3 डी करेक्ट है। 98 नंबर है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? 98 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया गोवा को। और किसको? गोवा और मिजोरम इसका सही आंसर होगा। ये योजना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षरता प्रदान करने के केंद्रित होगा जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। और हाल ही में त्रिपुरा को भी अभी इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। 99 आते हैं, ये करेक्ट है। हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। बी क्या होगा? 99 का आंसर होगा। और इसका उद्देश्य बताया मैंने आपको। और यह मिशन आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, ठीक है, और बेहतर सामाजिक बुनियादी ढांचे के स्कूल, अस्पताल, व्यवसाय और समर्थन करने के लिए यहाँ पर ऊर्जा स्वच्छ को लेकर के जोर देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है 100 नंबर सर्कुलरिटी के लिए शहरों के गठबंधन को लेकर के C3 के संबंध में विचार करना है। यह शहर से शहर सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की साझेदारी के लिए एक बहुराष्ट्रीय से गठबंधन है। पहला क्या होगा? 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसकी घोषणा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य के मंत्री ने जयपुर में आयोजित एशिया और अप प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में की थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। और गठबंधन का लक्ष्य था कि जो नीति निर्माता हैं उनके शोधकर्ताओं और उद्योग जगत में नेताओं के बीच संबंधों को बढ़ाकर उनके निम्न कार्बन संसाधन कुशल शहरी विकास उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना। ठीक है, दोनों बातें सही है। 100 का आंसर, 100 का आंसर सी करेक्ट है। 101 नंबर है अपना घर पहल के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य देश भर के ट्रक चालकों को लंबी दूरी की यात्राओं को बेहतर बनाना। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ पर इसका करेक्ट है, राइट। राष्ट्रीय और राजमार्ग उस पर ट्रक चालकों के लिए आरामदायक तथा स्वच्छ विश्राम स्थल उपलब्ध कराना होगा। सेकेंड बात है इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। और सुविधाओं में जैसे कि शयनगृह, रेस्टोरेंट, ढाबे, स्वयं खाना पकाने के क्षेत्र, स्वच्छ शौचालय,
स्नान क्षेत्र और शुद्ध पेयजल भी शामिल होगा। किसमें? इनके उद्देश्य में बेहतर यात्रा करने को लेकर के। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, सी आंसर होगा। यहाँ से घुमा सकता है यूपीपीसीएस को, बीपीएससी क्वेश्चन। ये बोल सकता है कि जो इसमें इनकी सुविधाएं दी जाएंगी जिसमें से इनके खाना, जैसे खाना रेस्टोरेंट ढाबे इन सब में होगा, लेकिन यहाँ पर स्वयं खाना पकाने को लेकर के इसमें नहीं जोड़ा गया इसका, ऐसा नहीं है। स्वयं खाना पकाने को लेकर भी उनको साफ जगह दी जाएगी। ठीक है, तो सी करेक्ट है। यहाँ से आगे आते हैं क्वेश्चन 102। 102 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI एक संवैधानिक निकाय है। इसके रूप में जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था या किस वर्ष गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 102 का करेक्ट आंसर। ये किया गया था 2016 में। ठीक है, आधार अधिनियम 2016 को आधार के उस कानून संशोधन के 2019 के तहत संशोधन भी किया गया था। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। क्वेश्चन 103, किसी दल को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने के लिए विचार करना पूरी शर्त क्या होगी इसकी? इसकी पूरी शर्त है कि इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। ये यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, यदि इसके उम्मीदवार को कम से कम 4 राज्य नवीनतम लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% हासिल कर लिया हो और दल के पास पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 संसद सदस्यों ने जीत हासिल की हो। राइट, ये आंसर ए करेक्ट है। 104 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बच्चों की शिक्षा प्राथमिक स्तर मातृभाषा के लिए शिक्षा में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने को लेकर प्रयास करेगा? 104 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से ये हो जाएगा बी करेक्ट है। आर्टिकल 350 का एक करेक्ट आंसर है बी नंबर, क्योंकि 350 है ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास करेगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह से संबंधित बच्चों की शिक्षा प्राथमिकीकरण और मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं। 104 का बी। 105 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। भारतीय जनसंघ, ठीक है, भारतीय जनसंघ हो जाएगा आपका क्या? ये 1951। ठीक है, उसके बाद आपका होगा AIADMK 1972। ठीक है, उसके बाद आपका होगा तेलुगु देशम 1982, समाजवादी पार्टी 1992। करेक्ट आंसर 105 का डी करेक्ट है। 106 नंबर है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ गठित किया गया था? 106 का आंसर हो जाएगा ये गठित किया गया था मद्रास, बी आंसर सही आंसर है। आधुनिक भारत का पहला नगर निगम 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1876 में कलकत्ता और वर्ष 1888 में बम्बई नगर निगम की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जो उन्होंने नगर निगम में चुनाव प्रणाली को प्रस्तुत किया था और इस दिशा में उनके अग्रणी काम के लिए उन्हें भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहते थे। 107 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के लिए संबंधित है? जिला योजना समिति संबंधित है 243ZD, है ना, ये हो जाएगा जो जिले पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करेगी और संपूर्ण जिले में विकास की योजना को मसौदा तैयार करेगी। 108 नंबर है, न्याय विकास पोर्टल के बारे में विचार करना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये 108 का करेक्ट है। हाँ, पहली बात गलत है क्योंकि यह पोर्टल कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि न्याय अधिकारिता मंत्रालय। गलत होगा इसका। देखो, इससे आपको नहीं सोचना है कि ऊपर लिखा है न्याय विकास पोर्टल तो इसका मंत्रालय भी क्या हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। ऐसा नहीं सोचना है कि मंत्रालय सबके अलग अलग होते हैं, है ना। सेकंड बात है, इसका उद्देश्य जिला एवं जो अधीनस्थ न्यायपालिका है उसके लिए बुनियादी सुविधाओं को विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को निगरानी करना। ये बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 108 का सिर्फ दूसरा करेक्ट है, बी या ए यहाँ से आंसर है। 109 नंबर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है इसमें से? 109 में पहला है राष्ट्रपति इसका पद अध्यक्ष होता है। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है।
पहला गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, इसका गठन 2005 में भारत के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया गया था। इसके बाद एनडीएमए को इस अधिनियम के तहत 27 सितंबर 2006 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, सेकेंड बात है, ये एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात सिर्फ अपनी करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? 109 का सी करेक्ट हो जाएगा। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषाएं और घोषणा वर्ष को लेकर के सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? 110 का आंसर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। तेलुगु 2005 गलत है, क्योंकि तेलुगु 2008 होगा, घोषणा की गई थी ओडिशा भाषा को लेकर के। घोषणा का था 2000, जो घोषणा का वर्ष 2014। 111 नंबर आते हैं, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था। 111 का आंसर हो जाएगा 1907। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के वर्ष 1870 के संकल्प ने स्थानीय समय और उसके स्व सरकारी संस्थाओं के विकास कल्पना की थी, और लॉर्ड रिपन के वर्ष 1882 में प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, और विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन वर्ष 1907 में नियुक्त किया गया था, और इसने वर्ष 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अध्यक्ष हॉब हाउस थे। ठीक है, आंसर 111 का सी। 112 नंबर है, यदि राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य कितने दिनों के बिना अनुमति के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है? आंसर क्या होगा? 112 का सही आंसर हो जाएगा सी, 60 दिनों की। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि यदि किसी राज्य में विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की बिना अनुमति के उसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उस सदस्य का सीट रिक्त घोषित कर सकता है। 113 नंबर है, इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रीन रेटिंग के संबंध में विचार करना है। गृह जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? गलत है, क्योंकि एकीकृत पर्यावरण मूल्यांकन को ग्रीन रेटिंग ये भारत की एक राष्ट्रीय ग्रीन रेटिंग एजेंसी है या प्रणाली है। ठीक है, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड, यह डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक हरित भवन प्रणाली है। ये बात करेक्ट है, और ये किसी भवन की संसाधन खपत, अपशिष्ट उत्पादन और समग्र पर्यावरणीय प्रभाव के कुछ राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार सीमाओं और बेंचमार्क की तुलना करने को लेकर कम करने का प्रयास करता है, और यह सतत विकास को 5R मतलब इनकार, कम करें, पुनः उपयोग, रिसाइकल और रीइवेंट दर्शन को अपनाते हुए ऐसा माना काम करता है। आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा करेक्ट है, बी। 114 नंबर है, जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार शुरू किया गया था। 114 का आंसर शुरू किया गया था, करेक्ट आंसर 2011 में। ठीक है, और इस परियोजना का उद्देश्य था कि रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी जो प्रदर्शन है उसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जलवायु वैधता के प्रति भारतीय कृषि की लचीलापन बढ़ाना और अनुकूल समन और अनुसंधान में फसलें, पशुधन, मत्स्य पालन, उसमें प्राकृतिक संसाधन शामिल करना। इस परियोजना में 4 घटक थे: सामरिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण, अनुसंधान विकास के लिए प्रायोजित अनुदान। सी करेक्ट है। 115 है, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती इस प्रकार की जाती है कि दूसरी फसल की बुआई पहली फसल के पूर्ण विकास के बाद से की जाती है। इसी क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है करेक्ट आंसर रिले फसल प्रणाली। रिले जो क्रॉपिंग होती है, ये एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक बार फसलें उगाने के साथ साथ पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल उगाया जाता है। ठीक है, ये होता है। आगे क्वेश्चन 116 नंबर है, प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन उत्पादन के बारे में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 का, ये क्या आता है? शैवाल का उपयोग नहीं करते हैं, बी, क्योंकि ये नवीकरणीय जैव द्रव्यमान संसाधनों से प्राप्त होते हैं और इसलिए सतत विकास को बढ़ावा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के पूरक के लिए एक रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं। जैव ईंधन को वर्ग को 4 पीढ़ियों में विभाजित किया गया, जिसमें से प्रत्येक कई अलग अलग ईंधन शामिल हैं। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, Rio+20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 117 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था सी, 2012। ये सतत विकास पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्य को सामंजस्य स्थापित करना और सम्मेलन का
प्राथमिक यहाँ पर परिणाम गैर बाध्यकारी दस्तावेज द फ्यूचर वी वांट था। दस्तावेज काफ़ी हद तक एजेंडा 21 जैसी पिछली कार्य योजनाओं को पुष्टि करता था और सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जून 2012 में आयोजित किया गया था, जिसे रियो 2012, रियो 20+ या रियो 5वीं शिखर सम्मेलन 2012 के रूप में भी जानते हैं। सी 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का। यहाँ से इसका हिस्सा होगा ये एक तो राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा उन्नत ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, सौर मिशन राष्ट्रीय। चारों बातें करेक्ट हैं। 118 का डी यहाँ से क्या होगा सही आंसर है, ठीक है। और इसके तहत 4 मिशन और थे, टोटल 8 हैं, जैसे कि हरित भाषा के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ज्ञान पर मिशन, हिमालय परिस्थिति तंत्र बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, है ना। सब नोट कर लो पॉइंट आप ये। आगे आते क्वेश्चन नंबर 119, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में विचार करना है। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान की कीमतों के वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही है, सही है ना। हाँ, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से वास्तविक जीडीपी वर्तमान मूल्य में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वास्तविक जीडीपी ये आधार वर्ष की जो कीमत होती है और मूल्यांकित वस्तुओं सेवाओं की वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है। और वास्तविक जीडीपी को किसी देश की आर्थिक समृद्धि का संकेतक सही मानता है, क्योंकि ये विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को लेकर के कारण बताता है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो 19 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 20 120, प्रयोज्य आय के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? प्रयोज्य आय जो है इसके बारे में जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान गैर कर भुगतान बी, ठीक है। क्योंकि घरेलू जो क्षेत्र होते हैं उसमें सदस्यों के द्वारा कुल प्राप्त आय होती है जो एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादक और गतिविधि द्वारा अर्जित हो सकती है, ठीक है। पीआई बराबर होता है राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान माइनस कारपोरेट कर प्लस सरकार के फर्मों से परिवार में स्थानांतरण भुगतान, ये मान सकते हो। क्वेश्चन 121 है, जन योजना पीपल्स प्लान को तैयार किया गया था किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा ये तैयार किया गया था एम.एन. रॉय द्वारा तैयार किया गया था ये, ठीक है। ए इसका मुख्य बल जो सामूहिकीकरण था उसके राज्य के स्वामित्व वाले औद्योगिकरण की स्थापना के माध्यम से कृषि और उपभोक्ता सामान उद्योग को विकास करना था। 121 का ए करेक्ट है। 122 आते हैं। 122 है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिट्टी योजना के बारे में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखो 122 का जो आंसर है मिट्टी योजना मैंग्रोव पहल तटीय आवास और मूर्त आय के लिए एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में समुद्र तट और नमक भूमि के लिए साथ मैंग्रोव कवर को बढ़ाना, जिसका प्राथमिक ध्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा और हुगली मुहाना जैसे क्षेत्रों पर है। यह योजना मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली पर जोर देती है, जो जलवायु परिवर्तन, समन और तटीय संरक्षण और आजीविका सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें समग्र पर्यावरणीय प्रभाव के लिए देश भर के लिए अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र भी शामिल हैं। बी करेक्ट आंसर है। 123 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक जो असमानता थी उसमें कमी लाना और इसकी रूपरेखा भी श्री रंगराजन ने तैयार की थी। और इसमें वर्ष 2009 में सभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का बल दिया गया था और इसकी लक्ष्य जो विकास दर थी करीब 9% थी, वास्तविक विकास दर 8% थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 123 में सी करेक्ट है। 124 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन WTO जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? WTO की स्थापना मार्केट समझौते के तहत की गई थी। पहली बात 124 का यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है एनगोजी एनकोचो इवेला
WTO के महानिदेशक के रूप में कारोबार संभालने वाली दूसरी महिला हैं। गलत है। सेकंड गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सिर्फ इसका पहला करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो गया था, ठीक है। 125 यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर में से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर यहाँ से सीमा शुल्क इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 है, गैर बैंकिंग वित्तीय NBFC के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? यहाँ पर जो सही है स्टेटमेंट 126 का, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है, करेक्ट है। अगला, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ठीक है। NBFC ने जमाकर्ताओं के लिए जमा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। और साथ में सभी यहाँ पर स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे। 1 2 3 26 का आंसर डी। 27 है, आरक्षित निधि अनुपात CRR के बारे में कौन सा गलत है? गलत हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय रिपोर्ट 1992 के तहत परिभाषित किया गया है। बी क्या होगा? 127 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के तहत यहाँ पर परिभाषित किया गया है। और ये विकल्प यहाँ पर बी इसका सही आंसर होगा, मतलब इसमें जो गलत बता रहा है वो, राइट। और निवल मांग और मियादी देयताएं के आधार पर प्रतिदिन इसकी की जाती है। इसको केवल नगद के रूप में आरक्षित किया जाता है और CRR राशि पर RBI द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। आंसर बी करेक्ट है। 28 आते हैं, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में विचार करना है। इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 1950-51 में जारी किया गया था। 128 का पहला क्या होगा? 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था और वर्ष 1964 के बाद इसे बजट से अलग किया गया था और यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज होता है। इसे आमतौर पर केंद्रीय बजट के एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया गया था। करेक्ट आंसर 28 का सी सही है। 29 नंबर है, मात्रात्मक सुलभता का क्या होता है संबंध? 29 में देखो, मात्रात्मक सुलभता ये एक केंद्रीय बैंक द्वारा एक अल्पकालिक उपाय होता है। तरलता संकट प्रबंधन के लिए मात्रात्मक सुलभता शब्द किसी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने इस्तेमाल की जाने वाली मौद्रिक सुलभता की एक अपरंपरागत रूप का वर्णन करता है। बी, इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तीय लिखित का क्रय शामिल होता है जो समान समय में खुला बाजार की परिचालन के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। ये एक ऐसा कदम है जो ब्याज दर के काफ़ी कम स्तर तक कटौती के बाद उठाया जाता है और आरक्षित निधि में अनुपात CRR जैसे आरक्षित अनुपात में लिए समान समायोजन की किसी भी सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने में विफल रहता है। 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 है 130, इकोसाइड के संबंध में विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वर्तमान में इकोसाइड को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देता है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 130 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वर्तमान में नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथा आक्रामकता को मान्यता देता है, किंतु इकोसाइड को भी 5वें अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ये गलत होगा। वियतनाम इकोसाइड को अपने घरेलू कानून में शामिल करने वाला पहला देश था। ये बात क्या होगी? सही है? नहीं, ये बात करेक्ट है, क्योंकि वियतनाम ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने विधिक तंत्र में इकोसाइड से संबंधित प्रावधान को औपचारिक रूप से शामिल किया है। करेक्ट आंसर 130 बी। 130 वाले राष्ट्रीय गीत यहाँ पर जो वंदे मातरम और वर्तमान निर्देशक उसके बारे में विचार करना है कि बोले, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जब किसी आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएंगे तो राष्ट्रगीत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहली बात 131 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि राष्ट्रीय गीत के गायन से संबंधित दिशा निर्देशों को उल्लंघन पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडात्मक परिणाम लागू होंगे। ये बात
गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी थी कि वंदे मातरम के संबंध में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पूरी तरह से सलाहकार प्रकृति के हैं, और न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि इस विशिष्ट गायन दिशा निर्देश जो थे उसका पालन न करने पर कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होगा। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर क्या होगा 131 का, एक बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। 132 आते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन। वन 132 नंबर है, देखते हैं इसको। वन 132 नंबर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के बारे में विचार करना है। ISM-1 जो है इसका शुभारंभ 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किया गया था। 32 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत का पहला वाणिज्यिक GAN आधारित मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि भारत का पहला वाणिज्यिक GAN आधारित मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले केंद्र गुजरात में स्वीकृति प्रदान की गई, ना कि उड़ीसा में। 1 यहाँ से करेक्ट है, दूसरा गलत होगा, एक आंसर। 33 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुसहाय से को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, जो हाल ही में समाचारों में रहा था। आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर। ये क्या है, एक AI संचालित चैटबॉट है जो नागरिकों और पक्षकारों को सर्वोच्च न्यायालय की सेवाओं तथा प्रतिक्रियाओं में पहुंचने के लिए मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। B33 का आंसर होगा। यह चैटबॉट फ्रंट एंड गाइडेंस प्रदान करता है तथा आवश्यक सर्वोच्च न्यायालय की सेवाओं और प्रक्रियाओं तक पहुंच को सरल बनाता है। यह चैटबॉट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया गया है। आंसर B33। 34 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में विचार करना है। PM उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रवासी श्रमिकों को कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु एक औपचारिक राशन कार्ड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है। 34 पहला गलत है, क्योंकि PM उज्ज्वला योजना जो है इसे विशेष रूप से प्रवासियों के लिए दस्तावेजीकरण को सफल और सरल बनाया था, जिससे उन्हें औपचारिक राशन कार्ड या स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के बजाय पते के प्रमाण पत्र के रूप में सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब स्व घोषणा, ठीक है, उसमें पते के रूप में यहाँ पर उपयोग करने की अनुमति दी थी। सेकेंड बात है, इस योजना को प्राय ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य इंडोर वायु प्रदूषण को समाप्त करके महिलाओं को स्वास्थ्य को सुधार करना। सेकेंड करेक्ट है, आंसर 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 35 अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और इसमें सहारा मरुस्थल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। 35 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की है। सेकेंड बात 35 का क्या होगा, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, ठीक है, और जिसका उद्देश्य था कि जो रक्षा संबंध है उनके प्रशिक्षण और सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। आंसर क्या होगा 35 का 1 और 2 सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 36 निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसकी शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। किसकी बात की जा रही है, ये बात की जा रही है चींटी की। चींटी का मस्तिष्क शरीर के किसी भी जीव की तुलना में उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक चींटी के मस्तिष्क का लगभग 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं न्यूरॉन्स होती हैं। 137 है, जून 2026 में वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी बनने वाली सृष्टि किरण किस शहर से संबंधित है। आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है बेंगलुरु से, और ये विश्व की सबसे उच्च रैंकिंग वाली अंडर 13 खिलाड़ी बनी है, जो भारतीय जूनियर टेनिस के लिए एक महत्वपूर्ण मोल का पत्थर और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की उनकी इस उपलब्धि को भारत की अगली पीढ़ी के लिए टेनिस प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा है। 38 आते हैं 138 महत्वपूर्ण दिवस, और यहाँ पर इसकी तारीख क्या होगी देखते हैं। 38 नंबर इसमें बोला है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। करेक्ट आंसर 138 सी। 139 है, जून 2026 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक हीट रिस्क अध्ययन के अनुसार कौन सा भारतीय शहर भारत के सबसे अधिक हीट रिस्क वाले शहर के रूप में उभरा है।
और वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर आए। 39 का आंसर हो जाएगा ये अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अहमदाबाद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय खेल कला हस्ती ने किस बारे में विचार करने स्मृति मंधाना को टाइम्स 100 के स्पोर्ट्स 2026 में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में सूची शामिल किया गया है, जिससे वह इस प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। 40 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर रूस ग्रैंड स्लैम मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बनाए। सेकेंड बात गलत है? नहीं, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी क्या होगी? करेक्ट है, गलत नहीं है, सेकेंड भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के रूप में आयोजित सेकेंड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ जो स्कल्पचर में रूस में ग्रैंड स्लैम कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, रूस में वो थे। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है ए। 141 है, यहाँ पर रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन होंगे। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये 141 में इसके स्थान पर आएगा क्या? 72। निम्नलिखित में श्रृंखला को उसके स्थान संख्या का सही पहचान करना है जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। आंसर 42 का हो जाएगा 4106। ये अलग है इससे। कैसे अलग है? क्योंकि 4 × 2 + 2 10, 10 × 3 + 3 33, 33 × 4 + 4 136, 136 × 5 + 5 × 5 + 5 685, और 685 × 6 + 6 4116 आना चाहिए, ना कि 4106। 143 है, यदि कैट को 54, हेन को 60, टाइगर को क्या लिखेंगे? 43 का आंसर हो जाएगा, इसको लिखेंगे 128 128। 43 में उस शब्द का चयन करना है जो नीचे दिए गए युग्म को संबंध से दर्शाता है। आंसर हो जाएगा धागा कपड़ा इसका सही होगा, क्योंकि एक दीवार ईंट की दीवार के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मूल घटक इकाई है, और इस प्रकार धागा कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल घटक होगा। आगे क्वेश्चन है 45 नीचे दिए गए विकल्प के लोग का संबंधित संख्या के हिसाब से चयन करना है। क्या आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में? आंसर जाएगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 11 आएगा। 5 + 2 + 4 = 11। इसी प्रकार से 131 में क्या होगा? 7 + 3 + 1 11। अज्ञात नंबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 46 है, एक पारिवारिक मिलन समारोह के दौरान अर्जुन एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी नानी के एकमात्र पुत्र की पत्नी की एकमात्र पुत्री है। वह महिला से अर्जुन से किस प्रकार संबंध है? ये संबंध होगा मैं मेरी बहन। 46 का डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से 4 शब्दों को से 3 शब्द किसी निश्चित प्रकार के समान और एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का अर्थ यहाँ पर चयन करना क्या होगा? आंसर हो जाएगा ये कोयला इसका सही आंसर होगा। तांबा एल्युमिनियम लोहा ये आपके क्या एक तरह धातु है, कोयला यहाँ पर धातु इसमें नहीं आएगा, ऐसे समझ सकते हो। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। आगे क्वेश्चन है 48 निम्नलिखित में से संख्या युग्मों को दूसरी संख्या पहली संख्या से एक गणितीय संख्या संक्रिया लागू करने के पश्चात प्राप्त होती है। 3 युग्म समान पैटर्न अनुसरण करेंगे। उस युग्म का चयन कीजिए जो इससे भिन्न नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। आंसर जाएगा 48 का करेक्ट आंसर 16:363। 49 नंबर है 49। निम्नलिखित में से विकल्पों पे बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। 49 में सही हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा MPRS। M से P तक 3, R से S तक 1। ठीक है, तो क्या होगा? डी यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। जो विकल्पों से चयन करना है जो विकल्पों से भिन्न है। 150 है, ए के वेतन बी के वेतन का 4:5:6 रेशियो है। बी के वेतन सी के वेतन का अनुपात 7:8 है। ए सी के वेतन का रेशियो क्या होगा? ए सी के वेतन का रेशियो हो जाएगा 35:80। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। और टेस्ट नंबर कौन सा था? 23 था। हाँ, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगला पेपर देखेंगे। जो भी पेपर रहेगा अगला ऐसे करके क्लिक करके यहाँ पर सब लोग पेपर हम लोग पूरे कवर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आते जाना, क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ जो टॉपिक उनके हैं वो टॉपिक को नहीं छोड़ना है। आपको ये नहीं समझना है कि क्वेश्चन मैंने कर लिया तो हाँ ये टॉपिक मेरा हो गया। वो टॉपिक को डीप जाके पढ़ो, भली करंट अफेयर्स का हो,
मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, कोई भी हो, टॉपिक को डीप में जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपका टेस्ट लगाने का थोड़ा ये प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा इसमें, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आप देख रहे हो यहाँ पर चैनल पर यूकेटी और डीयूकेटी दोनों पर आप देख रहे हो, ठीक है।